लेट्स कंटिन्यू विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या गिवन है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस। तो ये हमारे पास सपोज कोई लाइन सेगमेंट है। अब इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है कौन? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब ये -3, 10 है और ये पॉइंट आपका 6, -8 है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय, किसने डिवाइड किया? -1, 6। इनके बीच में कहीं से कोई पॉइंट आकर बैठ गया जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 6 और आपसे क्या पूछा है? किस रेशो में डिवाइड किया। तो जब भी रेशो निकालना है हम क्या रेशो ले लेंगे? K:1। लेट द रेशो बी K:1। K:1 के रेशो में डिवाइड किया, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमको इसके, ये हमारा क्या है? X1 Y1, ये क्या है? X एंड Y। दिस इज योर X2 Y2, दिस इज योर M1 M2। तो हमको क्या नहीं पता है? हमें M1 नहीं पता है और हमें X1 Y1 X2 Y2 सब पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम सेक्शन फॉर्मूला में X की वैल्यू भी इक्वेट कर सकते हैं और Y की भी कर सकते हैं। चॉइस है आपके पास, आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट X और यू कैन सब्स्टिट्यूट Y। आई विल प्रेफर टू टेक Y। वाई? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। दोनों ही नेगेटिव है तो कोई भी ले लो, पर आपके पास चॉइस हो तो थोड़ी वाइसली सिलेक्ट करो ताकि आपका काम इजी रहे। तो हम यहाँ पर y की जगह पर y का सेक्शन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, रेशो में M1 M2 की जगह K:1 लगाओ और y की वैल्यू इक्वल टू में 6 डाल देना। पर पहले एक बार फॉर्मूला लिखकर फिर करो। वीडियो पॉज करके अपने आप करें, फिर सॉल्यूशन देखें। यदि आपको कल नहीं आया था कंसेप्ट तो फिर सॉल्यूशन देखें, पहले ना देखें। तो y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू क्या है? 6 इक्वल टू M1 Y2, Y2 इज -8, तो k इंटू -8 आई कैन डायरेक्टली राइट -8k प्लस M2 दैट इज 1 इंटू Y1, और x से मत मल्टीप्लाई कर देना, x से मल्टीप्लाई कर दोगे गलत हो जाएगा, तो +10 और डिवाइडेड बाय k+1 ये आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 6 और k+1 का मल्टीप्लिकेशन कम मार्क्स का है, डायरेक्ट लिख दो 6k+6। हाँ, यही तो होगा ना। ये 6 इंटू, या तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं k+1 और इक्वल टू लिखते हैं -8k+10। कम मार्क्स में है और इस साल तो ऐसे भी आपका MCQ आना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 6k+6 इक्वल टू -8k+10। अब ये -8k को भेजो इधर, 6 को भेजो उधर, तो -8k इधर आके क्या होगा? प्लस, तो 6k+8k इज 14k एंड 10 - 6 इज 4। कैंसिल हो रहा है तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2/7। 4/14 दैट इज 2/7। अब एक बात क्या ध्यान रखना है? k रेशो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, रेशो नेगेटिव नहीं हो सकता, रेशो 0 नहीं हो सकता। यदि वो डिवाइड कर रहा है तो कुछ तो होगा, 1:1 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन तो होता ही है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि नेगेटिव आ जाए तो आप चेक करो आपने कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक कर दी है। तो आपका रेशो क्या आ गया? 2:7। ठीक है, तो k 2:7 है, मतलब रेशो क्या हो गया? 2:7 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। एंड यदि आपको बोलते वेरीफाई करो, सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। आप यदि चेक करना चाहते हो कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो अब आप क्या करो? आप x का फॉर्मूला लगाओ। x के फॉर्मूले में रेशो की जगह ये वैल्यू रख दो और चेक कर लो। तो रेशो में हम यदि x में रखेंगे तो x इक्वल टू 2 इंटू x2 दैट इज 6, 6 2 का क्या होगा? 12, 7 इंटू -3 -21 अपॉन 2 + 7 क्या हो गया? 9। तो 12 - 21 इज -9 डिवाइडेड बाय +9, कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गई? -1। x क्या गिवन था? -1।
सिंपल है। सेम वे में हम x इक्वल टू करके भी निकाल सकते थे, पर मैंने उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब माइनस होता तो साइन का थोड़ा सा -k-1 आता, मल्टीप्लाई होकर के जो भी नंबर है उससे, हाँ, -k-1 इक्वल टू ये जो भी है हो जाता, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। ठीक, ईजी है एकदम, कोई टफ नहीं है बेटा ये रेशो निकालना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। किस रेशो में x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो ये x एक्सिस ऐसी होती है, मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिए a और b, ये x एक्सिस है तो x तो होगा और y नहीं होगा, y नहीं होगा मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। हाँ, तो फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5, तो ये क्या हो गया x1 y1, ये आपका क्या हो गया x एंड y, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, 5, दैट इज x2 y2। फिर से क्या पूछा है, रेशो, और जब भी रेशो पूछ ले तो रेशो क्या लेना है k:1। हाँ, लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी k:1 जब भी रेशो निकालना है। अब हमसे पूछा है कि रेशो बताओ, तो हमको यहाँ x और y, ये x1 y1 x2 y2 पता है, और x और y में क्या पता है, यू आर श्योर अबाउट द वैल्यू ऑफ y कि y 0 है, तो किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, जिसकी वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी क्योंकि y की वैल्यू 0 है। y इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ज़रूर लिखना बाइसेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बाइसेक्शन फॉर्मूला y इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, y 0 है, आंसर बड़ा आसानी से आएगा। m1 क्या है, m1 k है, y2 5, तो 5 इंटू k 5k प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या है -5, तो 1 इंटू -5 इज -5, और अपॉन में k+1 लिखना तो पड़ेगा एक बार, दिस इज इक्वल टू 0, ये उधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या बचा 5k - 5 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, 5k इक्वल टू 5 दैट इज k इक्वल टू 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 आ गई, मतलब रेशो क्या हुआ 1:1, है ना। k की वैल्यू 1 पर k क्या था m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 1 मतलब 1/1, तो रेशो क्या हो गया 1:1। एंड व्हाट डज दिस सिंपली सिग्निफाई, इसका मतलब यही है ना कि वो पॉइंट क्या हो गया मिड पॉइंट, तो अब हमको पता चल गया रेशो 1:1 है, इसका मतलब p इज मिड पॉइंट ऑफ, दिस इम्प्लाइज AP इक्वल टू BP, या P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमको पता चल गया। तो अब हम इसका y की x की वैल्यू सीधे मिड पॉइंट फार्मूला से लगा देंगे। हम क्यों सेक्शन फार्मूला लगाएं जब हमारे को मिड पॉइंट फार्मूला ज़्यादा इजी पड़ता है, तो x की वैल्यू बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो गई 1 -4 अपॉन 2, 1 प्लस -4 अपॉन 2 दैट इज -3/2। तो कोऑर्डिनेट्स भी पूछे थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर -3/2, 0। हाँ, -3/2, 0 आ गया। आप देखो यदि आप इनको ऐड करते तो 1, अच्छा ये तो इसी से निकाला, -5 + 5 क्या हो जाता 0, 0/2 इज 0, क्लियर। तो एकदम आसान कंसेप्ट है, कुछ टफ नहीं है, बस ये बेसिक्स आपको याद रखना है कि डिवाइड कौन कर रहा है x एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0, ये याद रखना है, बाकी तो बिल्कुल इजी होता है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो मज़े में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो हम क्या करेंगे, हमने एक पैरेललोग्राम बना देना है, ABCD लिख देना है, और इनके वर्टिसेस को सीरियल से ABCD में फिक्स कर दो, तो 1, 2, 4, y और x, 6 एंड 3, 5। कुछ लोगों ने होमवर्क करके भेजा था और करेक्ट किया था, दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब आपको क्या पता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ही लगाना है, तो आपने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया, इसको डायग्राम में शो किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, फिर हम लिख देंगे O is
मिड पॉइंट ऑफ AC as well as BD as diagonals of parallelogram bisect each other. ठीक, लिख दिया। तो अब आपको क्या पता चल गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ज़्यादा मार्क्स में आए तो ये सारी बातें लिखो, कम मार्क्स में हो तो तुरंत फटाफट करके आंसर निकाल दो। x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला x और y के लिए। अब आप देखो इसमें AC में जब आप जाओगे तो आपका क्या आएगा, x + 1 अपॉन 2 कॉमा 6 + 2 अपॉन 2, ये आएगा AC के लिए। और BD में क्या आएगा, BD में आपका आएगा 4 + 3 अपॉन 2 कॉमा y + 5 अपॉन 2, ये आया। तो आपको क्या पता है कि दिस इम्प्लाइज x + 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके x के। 4 + 3 क्या हो गया, 7, 7/2। मैंने कैंसिल करके उसको 3.5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2 सीधे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x = 7 - 1 क्या आ गया, 6। तो ये वाला x तो हमारा आ गया कि दिस इज 6,6। C के कोऑर्डिनेट हो गए 6,6। अब हम इनके y को भी इक्वेट कर दें तो ये 6 + 2 अपॉन 2 और ये y + 5/2। तो 6 + 2 क्या हुआ, 8/2। उसको 4 नहीं लिखना, उसको 8/2 ही लिखो। और इक्वल टू में क्या है, y + 5/2। तो बेटा ये 2 डायरेक्टली कैंसिल। यदि तुम उसको 4 कर लेते तो भी अपॉन का 2 इधर आके 8 ही करता, इसलिए ऐसे ही कर दो। अब ये 5 इधर आके क्या होगा, माइनस। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 - 5 दैट इज 3। तो x = 6 एंड y = 3। अब क्या आ गए, वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंपल कंसेप्ट, ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था, तो अच्छी बात है आपको आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB क्या है, डायमीटर है सर्कल का। तो ये हमने सर्कल ले लिया। अब इसमें AB डायमीटर है, तो ये मैंने बना दिया डायमीटर। ठीक, डायमीटर मतलब पॉइंट्स एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे। हाँ, अब ये आपका AB डायमीटर है, तो ये A है तो ये B होगा। और सेंटर क्या होता है, सेंटर O होता है। सेंटर की भी बात कर रहा है तो हमने सेंटर को बोल दिया O। O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब जब डायमीटर की बात होगी सर्कल में, जब भी डायमीटर गिवन है तो आपको क्या याद रखना है कि AO BO आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे भैया, रेडियस है ना, रेडियस तो इक्वल होती है सर्कल में। और ये डायमीटर है मतलब पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो सेंटर जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब O क्या हुआ, AB का मिड पॉइंट। जब भी डायमीटर गिवन है सर्कल में, डायमीटर गिवन है तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स और सेंटर सेम लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स एंड सेंटर लाई इन द सेम लाइन, सो यू कैन अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। इन तीनों में से किसी का भी कोऑर्डिनेट मिसिंग है और 2 के हैं, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये बात, तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर, सेंटर 2, -3 है। और B के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और इसके कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं। अब देखो एक मुद्दे की बात, हम यहाँ लिख देंगे कि AO = BO = रेडियस। दिस इम्प्लाइज O इज midpoint of AB. So by midpoint formula क्या हो जाएगा, midpoint formula क्या है, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, यही है ना midpoint formula। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी,
हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला में एक्स वाई क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये बात याद रखना, जो जो होता है उसको वही रखो। आप इसको x ही लिखो, इसको y ही लिखो, हाँ, और इसको आप x1 y1 और इसको आप x2 y2 ही लिखो। क्योंकि यदि आपने इसको xy लिख दिया और आपने उसको x1 y1 ले लिया या x2 y2 ले लिया, आप गलत जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे फॉर्मूले में और सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यदि ये बात याद रख सको तो आप इसको xy ले सकते हो, सही जगह सब्स्टिट्यूट करो तो आप इसको xy ले सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि आप उसको x1 y1 जो जैसा आता है ना, मिड पॉइंट में कॉर्नर वाले x1 y1 x2 y2 होते हैं, सेंटर पे xy होता है, तो सेंटर वाले को xy रखो ताकि सब्स्टिट्यूशन में जरा सी भी गलती होने की प्रोबेबिलिटी ना रहे, ताकि हमारे मार्क्स लूज़ करने की कोई अपॉर्चुनिटी ना बने, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x क्या है 2, तो 2 इक्वल टू x1 प्लस 1/2, यही हुआ ना। x2 है तो 2 इक्वल टू x1 प्लस 1/2, और आपने इसको xy लिख दिया तो x इक्वल टू 2 प्लस 1/2 कर दिया, आंसर गलत आएगा ना, उस केस में 3/2 आएगा। जबकि यहाँ आप देखो क्या आ रहा है, ये 2 उधर गया, 2 2 ज़ा 4, ये 1 इधर आएगा -1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y निकालना है तो y वाला फॉर्मूला, तो y1 प्लस 4/2 इक्वल टू -3, इसका y क्या है -3, तो ये 2 इंटू -3 क्या हो गया -6, और ये +4 उधर गया तो -4 -6 क्या आ गया -10, तो y1 आ गया -10। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a ब्रैकेट में 3, -10। कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, लिख दिए। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -10। दिस इज़ द वे यू शुड रिप्रेजेंट इट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ में हमको क्या गिवन है, इफ a एंड b आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बना दी, a और b क्या है -2, -2, एंड b क्या है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP is 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। AB के ऊपर कोई पॉइंट P है सच दैट AP की वैल्यू 3/7 AB है। लैंग्वेज का ध्यान रखना, AP की वैल्यू 3/7 टाइम्स AB है। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन AP तो इतना है, ये 3 पार्ट है, AB 7 पार्ट्स है और ये उसका सिर्फ 3 पार्ट है। AP रेशो PB नहीं दिया है, जो हम M1 M2 लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं AP/PB लेते हैं, पर हम इसको इधर लाएं तो ये AP/AB है, पूरी लाइन दी है, यहाँ पे होती है गड़बड़। पर आप पहली बार में बात को समझ गए ढंग से तो आप इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। पर अभी ध्यान दे देना कि पॉइंट्स लिखे क्या हैं, फोकस ऑन दिस वर्ड्स। AP एंड AB नंबर पे मत जाओ, AP और AB दिया है, AP और PB नहीं दिया है, इस बात पे फोकस करो। तो AP और AB, हाँ, तो AP 3 पार्ट है आउट ऑफ 7 पार्ट ऑफ AB, तो PB कितना होगा 7 - 3 दैट इज़ 4। तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया 3:4। यदि आपने इसको 3:7 लेके कैलकुलेट कर दिया इसके P के कोऑर्डिनेट, आंसर गलत आएगा, क्योंकि रेशो क्या है 3:4 है, 3:7 नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ ली, तो बड़ा आसान है। और AP/AB था, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि हमको ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आए तो हमें शो करना पड़ता है, बट अब बिकॉज आपका टर्म 1 में आ रहा है, MCQ में आएगा, तो आपको कुछ भी शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व डू कैलकुलेशन एज फास्ट एज पॉसिबल, है ना। हमको सॉल्यूशंस शो ही नहीं करने 1 मार्क में। तो ये आपका अच्छा, पर मैं एक बार बता देती हूँ, यदि हमको ऐसे करना होता ढंग से, तो हमने जैसे ट्राइंगल्स में किया था ना 1 माइनस करके, वैसे हम कर सकते हैं ना। हमें AP और PB का रेशो चाहिए, तो हम इसको उल्टा कर दें,
तो ये ए बी अपॉन ए पी क्या हो गया 7/3 है ना। फिर हमें ए बी की जगह क्या चाहिए, ए बी की जगह हमें पी बी चाहिए, ए पी सेम चाहिए, तो हम इसमें से इधर -1 करेंगे, इधर -1 करेंगे, तो ये क्या हो गया ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी, और इधर हो गया 7 - 3/3, तो ये 4/3 आ गया। और ए बी में से हमने ए पी को हटा दिया तो क्या बचा पी बी, तो दिस इम्प्लाइज पी बी अपॉन ए पी का रेशो 4/3, तो पी बी 4 ए पी 3 4:3। हाँ, और डायरेक्टली तो आप सिंपली क्या करना है कि 3/7 था तो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये 7 में से 3 पार्ट इधर है तो बचा क्या 7 - 3 4, ये 2 होता तो वो 5 आ जाता। कंसेप्ट क्लियर। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस एक्स एंड वाई, तो अब सिंपली हम क्या अप्लाई कर देंगे सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 ये p है, ये 3 पार्ट है, इधर आपका 4 पार्ट है, अब आप समझ चुके हो। और b आपका क्या है, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। इस p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो ये xy, दिस इज योर x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड ये m1 m2। तो ये बाय सेक्शन फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिखो फिर सब्सटीट्यूशन करो, तो x = m1 x2 3 × 2 6 प्लस m2 × x1 4 × -2 क्या होगा -8 डिवाइडेड बाय 3 + 4 दैट इज 7, 6 - 8 -2/7। कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आ सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, बट रेशो कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट है y = m1 3 × y2 -4 3 × -4 -12 प्लस 4 × -2 -8 और अपॉन में तो फिर 7 आना है, तो दिस इज -20/7। कैंसिल हो तो कैंसिल करना है, नहीं हो तो ऐसे लिख दो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ गए -2/7, -20/7, p, -2/7, -20/7। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, ये भी मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। हाँ, कुछ लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया जैसे होना चाहिए था आइडियली, और कुछ लोगों ने थोड़ा लॉन्ग मेथड से किया। बट देखो 4 पार्ट से तो कितने पॉइंट लगाओगे 3, तो P Q R, कोशिश करना कि इक्वल डिस्टेंस पे दिखे तो सुंदर दिखता है, देख के पता चलता है कि यू हैव क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। यदि आप पास लगा दोगे, अनइक्वल डिस्टेंस पे लगाओगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमको गिवन क्या है कि AP = PQ = QR = RB, ये गिवन है, ये 1:1:1:1:1, 4 इक्वल पार्ट्स। अब A और B के कोऑर्डिनेट्स तो लिख दें हम। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 2, B के कोऑर्डिनेट है 2, 8। थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ, यदि मैं A से Q और Q से B को देखूं, मतलब AQ रेशो BQ या QB निकालूं, तो ये 2/2 हो रहा है, इधर 2 पार्ट है, उधर 2 पार्ट है, इसका मतलब ये 1/1। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बजाय सेक्शन फॉर्मूला लगाने के, यदि मैं P को देखती तो ये 1:3 का रेशो था। हाँ, मैं Q को देखूंगी तो ये 2:2 का रेशो है, तो मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो सबसे आसान है, सेक्शन फॉर्मूला के कंपैरिजन में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना इज ईजियर। तो जब आपके पास चॉइस हो तो सेक्शन फॉर्मूला की बजाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाओ, ठीक है। तो अब हम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x एंड y, तो x = -2 + 2/2, 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो x आ गया 0। y 2 + 8/2 दैट इज 10/2 मतलब 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, 5, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम ध्यान दें तो इसका रेशो 1:3 है, पर A और Q में सिर्फ इस पे फोकस करें तो इसका P का रेशो क्या है 1:1, मतलब P क्या है
ए क्यू का मिड पॉइंट। तो पी के कोऑर्डिनेट्स किससे निकालने हैं, फिर से मिड पॉइंट फार्मूला से। तो अब इसके कोऑर्डिनेट सपोज मैंने अज्यूम कर लिए एक्स एंड वाई कैपिटल। तो x इक्वल टू -2 + 0/2 दैट इज़ -2/2 कैंसिल होके क्या आया -1। y कैलकुलेट करें तो 2 + 5/2 दैट इज़ 7/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1, 7/2। और नेक्स्ट आपका r के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहा है QR और BR 1:1 का रेशो है, मतलब r क्या है QR BQ का मिड पॉइंट। और ऐसे देखते तो 3:1 का रेशो है, पर सेक्शन से मिड पॉइंट आसान होता है। तो हम इसको भी, अब मैंने इसको ले लिया x1 y1, मैंने x1 y1 x2 y2 कहीं नहीं लिखा था, या x3 y3 लिख दें। तो ये आपका क्या होगा 0 + 2/2 दैट इज़ 1, 5 + 8 दैट इज़ 13/2। आप इसको 6.5 लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रैक्शन में लिखा तो भी चलेगा। ये 1, 13/2 हो गया। ठीक है, दिस वॉज ईजियर मेथड। और यदि आप पहले ऐसे करके पी के निकालते, कैसे सेक्शन फॉर्मूला से, तो देखो क्या होता, रेशो हो गया 1:3। आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,2 एंड 2,8। हाँ, तो हमारा बीच के कोऑर्डिनेट होगा xy। तो x इक्वल टू 1 × 2, 2 + 3 × -2 -6/1 + 3। तो ये हुआ -4/4 कैंसिल करके -1। हाँ, यही आया था अभी। फिर y निकालेंगे तो m1 y2 8 × 1 + 3 × 2 1 + 3, तो 8 + 6/4 दैट इज़ 14/4 दैट इज़ 7/2। हाँ, 7/2 आया था, मुझे लग रहा है कुछ और आया था क्या। मैंने रेशो 1:3 लिया है, करेक्ट लिया है। एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले क्या आया था 7/2 आया था, 7/2 तो नहीं आया था ना पी का। अच्छा, मेरे दिमाग में भी क्यू के कोऑर्डिनेट्स घूम रहे हैं। 7/2 इज, लेट मी चेक व्हाट आई डिड। थोड़ा सा बैक जाएंगे, आ जाएगा 3.5। यस, 7/2 ही आया था मेरे दिमाग में ना। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 13/2 -1, 7/2। कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, अलग नहीं आएंगे, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। सो डोंट गो फॉर दैट मेथड। ठीक है, इससे मत करो, वैसे ही करो। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। तो रोम्बस का एरिया निकालने को बोला है। तो आपको यदि याद हो तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2। तो यदि हम डायगोनल्स की लेंथ निकाल लें, दोनों डायगोनल्स की वैल्यू निकाल लें, तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। हाँ, और रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल बोल देते तो हम क्या करते, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालते, L × B कर लेते। स्क्वायर होता तो हम क्या करते, एक साइड निकालते, उसका स्क्वायर कर देते, फॉर्मूला सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L × B, एरिया ऑफ रोम्बस इज डायगोनल हाफ D1 × D2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब इसकी डायगोनल्स को निकालना है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलेगी, तो कोई बात नहीं, उन्होंने आपको घुमाने के लिए यहाँ पर दिया है। वर्टिसेस आर ऑर्डर में लिखना है 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। तो अब हम पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला करके AC कैलकुलेट करें, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। 3 + 1 4 स्क्वायर है, और वो -4 का स्क्वायर है, कैंसिल होके 0 तो नहीं कर रहा है कोई। हाँ, 3 + 1 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो दिस इज 16 + 16, या 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 4√2। ठीक है, और BD निकालें तो BD आपका क्या हुआ, 4 + 2 का होल स्क्वायर, -2 था, 4 - -2 इज 4 + 2 स्क्वायर, +5 - +1 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6√2। फिर हम एक बार लिख देंगे
एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये आपकी डायगोनल 1, ये आपकी डायगोनल 2। तो दिस इज इक्वल टू हाफ 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 6√2। अब ये तो याद है ना कि √2 इंटू √2 क्या बन जाता है 2। तो ये 2 से ये √2 कैंसिल, 4 6 24। तो आंसर क्या आया 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो इट विल बी स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट नहीं पता ना, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर क्या है, तो सिंपली 24 स्क्वायर यूनिट्स करके लिख देंगे। ठीक है, अभी इसका हमारे पास यदि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल अलाउ होता तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, है ना। वो हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था और मैं फिर से बताऊंगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू होने वाला है। आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू होने वाला है, तो यदि कोलिनियरिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज़ रूट में आ जाती हैं। अभी भी आई ना √2 तो मल्टीप्लिकेशन था तो ठीक था, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोलिनियर में चेक करना पड़ता है ना, ऐड करके तो दिक्कत जाती है। तो इट्स ऑलवेज ईजियर टू अप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या था, नाम कुछ भी हो, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 आ गया, अब x2 आएगा, 2 के साथ क्या आएगा y3 माइनस y1, सेम ऑर्डर में चलना है, प्लस x3 के संग y1 माइनस y2। हाँ, और किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को किधर भी रख सकते हो, पर एक बार रख दिया तो फिर ये फिक्स हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं हिला सकते। हाँ, एक बार रखने के बाद इट गेट्स फिक्स्ड, उसके बाद आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, पर उसके पहले आप कहीं भी किसी को लिख दो एडजेसेंट साइड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रोम्बस का एरिया निकालना है, तो मैं ट्राइंगल का एरिया क्यों बता रही थी, क्योंकि रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करती है, दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो यदि हम ये ट्राइंगल या ये ट्राइंगल या ये ट्राइंगल या ये ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, चारों में से किसी का भी एरिया निकाल लें एक का और उसको डबल कर दें और रीज़न लिख दें कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, तो जो भी एरिया आएगा उसका डबल कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, तो हम ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, रोम्बस का एरिया निकालना है तो हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो देखो क्या होता, कोई भी एक ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो जो आपको पसंद हो। सपोज मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यू नीड टू फॉलो दैट पैटर्न। आप ए बी सी ऐसे यदि चल रहे हो तो x1 x2 y1 y2 आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। देखो वहाँ से हम यहाँ जंप करके आ गए, सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हम इसको भी ले सकते थे इनफैक्ट, तो ये हमारा ऐसा ट्राइंगल बनता और ये x3 y3 यहीं आ जाता, वो आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम लगाएंगे एरिया, तो हाफ x1 क्या है 3, ब्रैकेट में क्या आएगा 5 माइनस माइनस +1 प्लस 4 ब्रैकेट में -1 -0 प्लस -2 ब्रैकेट में 0 -5, ये आया। अब हमारा हाफ ऐसे रहेगा। अच्छा, कोलिनियर है तो हाफ इक्वल टू 0 है, पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया 0 है, तो हाफ का डिनोमिनेटर का 2 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तब हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 1 6, 6 3 = 18, -1 -0 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -4, -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 10, वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ 18 14 + 10 24, ये कैंसिल हुआ 12। एक ट्राइंगल का एरिया 12 है तो एरिया ऑफ रोम्बस डबल होगा, तो 12 2 = 24, यही आया था। तो जिसमें जल्दी कर सकते हो वो कर सकते हो, है ना। तो इसके साथ हमारा ये वाली पोर्शन एक्सरसाइज 7.1 फिनिश, नहीं 7.2 7.1 तो डिस्टेंस फॉर्मूला था, सॉरी 7.2 हमारी
सेक्शन फार्मूला था। 7.3 आपके सिलेबस से रिमूव हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है, उसमें 7.3 रिमूव हुई है, 7.4 में जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आएंगे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पर एक कंसेप्ट में यहाँ पर डिस्कस करना सर्कल में भूल गई थी, तो वो कंसेप्ट मैं आपको अभी बता देती हूँ। उस पर आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा ऑप्शनल में। ये सर्कल है। अब आपको यदि बोला कि ये पॉइंट ए, बी एंड सी ये सब सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और आपको बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ए बी सी दे दिया और आपको बोला कि सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब इस केस में यू कैन नॉट टेक ए ओ बी और ए सी एज डायमीटर। क्यों? क्योंकि आपको गिवन नहीं है कि ए बी डायमीटर है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ए बी डायमीटर है। आपको क्या बोला है कि इन 3 पॉइंट से सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर एंड फाइंड इट्स रेडियस। रेडियस निकालना है मतलब डिस्टेंस फार्मूला से ओ ए ओ बी ओ सी में से कुछ भी एक निकाल दो, यही मतलब हुआ। तो अब देखो कि यहाँ पर आपको ये तो नहीं बोला है कि ए बी सी सेम लाइन में है। हाँ, ए बी सी सेम 3 पॉइंट एक लाइन में हो भी नहीं सकते जो सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि दे आर कोलिनियर। तो इस केस में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला नहीं लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला कब लगाएंगे? यदि हमको दे दिया कि भैया ये तो डायमीटर है तो वो सेंटर से पास होगा। हाँ, यदि बोल दिया कि पी क्यू डायमीटर है पासिंग थ्रू द सेंटर, नहीं बोला पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब आपको पता है कि डायमीटर तो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। पर यदि बोला कि ये पॉइंट सर्कल के हैं, सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो वो कभी भी मिड पॉइंट नहीं होगा। तब आप क्या करोगे? आप ओ ए निकालोगे, ओ बी निकालोगे, ओ सी निकालोगे और सबको आपस में इक्वेट कर दोगे। स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने? आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला में रूट आएगा, है ना, रूट हटाने के लिए। तो ओ ए ओ बी ओ सी सब आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ऑल ऑफ देम आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। और यदि आपको याद हो तो ये जो सिंबल है ना, ये यदि हम सर्कल ऐसा ले लें और उसके ऊपर हम इस तरह से पॉइंट्स ले लें, किस गाड़ी का सिंबल है? ये मर्सिडीज़ बेंच का सिंबल है। तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब तीनों पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस दिए हैं तो मर्सिडीज़ वाला सिंबल बनाना है, ऐसे मत बना देना कभी भी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें माइंड में अलग अलग रख लो। एक्सरसाइज में क्या था? डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट, सेंटर के कोऑर्डिनेट, 3 में से कुछ भी मिसिंग है तो ये लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला। और उसमें भी क्या याद रखना है कि जो जहाँ पर आता है सेंटर पे एक्स वाई आएगा, इधर x1 y1 x2 y2 वैसे ही रखें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और कोई गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो रहे। इट शुड बी एन इम्पॉसिबल इवेंट कि आप इनमें गलती कर दो। इतनी प्रैक्टिस करो और इतना ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ बातें। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे बताने के बाद टेस्ट कॉपीज़ में वही मिस्टेक्स मिलती हैं, है ना। इससे क्या पता चलता है कि अटेंशन नहीं है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच हैव बीन टोल्ड इन टू द क्लास सेवरल टाइम्स रिपीटेडली। हाँ, तो बी अटेंटिव और उसको अपने वर्क में डालो, आपके काम में उन चीज़ों को उतारो, तो आपके मार्क्स तो अपने आप आएंगे बेटा। मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी होता है एग्ज़ाम। हम इतना पढ़ते हैं, इतनी बार करते हैं कि सब चीज़ें आपको जो बातें बताई जा रही हैं, यदि आप उन सबको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स कोई छीन ही नहीं सकता, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।